कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अगर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग एक साथ कनेक्ट कर दी जाए तो क्या होगा? तो पहला कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो स्प्रिंग अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कॉम्बाइन कर दी जाएं तब क्या होगा? दो डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ये है, मैंने से कहा कि ये हार्ड स्प्रिंग है, मोटे तार की बनी हुई हार्ड स्प्रिंग है ये। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। इसी के साथ पैरेलल में जोड़ दी एक सॉफ्ट स्प्रिंग, पतले तार की बनी हुई, दोनों की लेंथ एक जैसी, और लेकर दोनों को आपने नीचे जोड़ दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ठीक है, ये स्प्रिंग का अपना नॉर्मल पोजीशन हो गई। फिर आपने क्या काम किया? आपने दोनों ही कॉम्बिनेशन से एक वेट, एक लोड लटका दिया। ये हार्ड स्प्रिंग मोटी वाली, और एक इसके साथ में सॉफ्ट स्प्रिंग पतले तार की बनी हुई, दोनों को मिलाकर के दोनों पैरेलल में है, आपने लटका दिया एक लोड मास। कितना एक्सटेंड हो गया ये यहां से एक्सटेंड हो गया, यहां से यहां तक L इंक्रीज हो गया, L एक्सटेंड हो गया। तो अब देखें यहां क्या क्या एक्ट कर रहा होगा। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। तो फिर दोनों स्प्रिंग खींच रही ना ऐसे अपनी तरफ को। पहली वाली स्प्रिंग खींच रही है, कितने फोर्स से खींच रही है? F1 इज इक्वल टू K1L। और दूसरी वाली फिर फोर्स भी इसे खींच रही है वर्टिकली अपवर्ड, कितनी फोर्स से? F2 इज इक्वल टू K2L। लेकिन ब्लॉक ना तो नीचे गिर रहा ना ऊपर खींच रहा। इसका मतलब नीचे गिराने वाली टोटल फोर्स इज इक्वल टू ऊपर उठाने वाली टोटल फोर्स। तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ये। इन इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू वॉट? F1 प्लस F2 यानी के K1 प्लस K2 इंटू एल। एल मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या काम किया? अब आपने इन दोनों को फिर से पहले वाले की तरह थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा जबरदस्ती नीचे की तरफ खींच दिया, तो ये दोनों स्प्रिंग्स और ज्यादा खुल गई। यहां तक आपने एक्सटेंड कर दिया। ये भारी स्प्रिंग मोटे तार की बनी हुई और दूसरी स्प्रिंग हल्की। जब दो डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है दोनों स्प्रिंग अलग अलग टाइप की होंगी, एक जैसी हो ही नहीं सकती वो। ठीक है, आपने इसे एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड कर दिया? जितनी थी ये उससे y डिस्टेंस और आपने एक्सटेंड कर दिया। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? टोटल एक्सटेंशन हो गया आपका L प्लस वाई। करेक्ट। तो अब कितनी फोर्स इस पर एक्ट कर रही हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg। पहली वाली स्प्रिंग की वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कितनी? F1 इज इक्वल टू K1 L प्लस वाई। और दूसरी वाली फोर्स कितनी? F2 इज इक्वल टू K2 L प्लस वाई। ठीक है, तो फिर अब तो ज्यादा हो गई है अपवर्ड फोर्स। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी बनी बोलो?
नेट अपवर्ड फोर्स आपकी बन गई F1 प्लस F2, और नेट ना लिख के मैं लिखूं इसे टोटल अपवर्ड फोर्स। तो नेट फोर्स कितनी आ गई आपके पास, F1 प्लस F2 माइनस mg, और कैसी है ये, अपवर्ड फोर्स है, करेक्ट। अपवर्ड जब ये फोर्स है तो नेट फोर्स कितनी बनी, F1 प्लस F2, F1 कितनी है K1 L प्लस वाई प्लस K2 L प्लस वाई माइनस mg, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो ओपन करने पर देखिए क्या बना, K1L प्लस K1Y प्लस K2L प्लस K2Y माइनस mg। इन दोनों में से मैंने लिया L कॉमन, तो K1 प्लस K2L, और इन दोनों में से लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, Y कॉमन लिया, तो K1 प्लस K2Y माइनस mg। अब जरा ध्यान से देखें, इससे पहले ही हमने कर रखा है, क्या कर रखी है बोलो, mg इज इक्वल टू कितना है, K1 प्लस K2 इंटू एल। तो K1 प्लस K2 इंटू एल को क्या लिख दीजिए आप, mg प्लस K1 प्लस K2 इंटू वाई माइनस mg, कैंसिल हो गया। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या बनी आपके लिए, नेट अपवर्ड फोर्स कितनी बनी, नेट अपवर्ड फोर्स बनी K1 प्लस K2 इंटू वाई, और ये क्या करता है, दिस फोर्स एक्ट एज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपकी कितनी हो गई, माइनस K1 प्लस K2 इंटू वाई। एक्सिलेरेशन, एक्सिलेरेशन कितना बना, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक। तो A इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 बाय M इंटू वाई, ये एक्सिलेरेशन हो गया, ठीक है। फॉर गिवन कॉम्बिनेशन, एक बार आपने कॉम्बिनेशन बना दिया, तो K1 K2 एंड M आर कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के, और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हम कहेंगे, क्या कहा जाएगा, मोशन ऑफ ब्लॉक is simple harmonic motion. Motion of block is simple harmonic motion. Hence, in simple harmonic motion क्या बनता है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को इक्वल कर दें हम, तो क्या कंडीशन बनी, कंडीशन बनी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस K1 प्लस K2 बाय M इंटू वाई। y कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या बचा आपके लिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन M। तो अब यहाँ क्या बचा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन M। ओमेगा को लिखा आपने क्या, 2 पाई बाई कैपिटल T इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन M। तो T इज इक्वल टू बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M बाय K1 प्लस K2 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के लिए, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। सर सेकंड। अच्छा अच्छा, हाँ त्यागी जी सही कह रहे हो बिल्कुल, ये टाइम पीरियड तो सेकंड में होता है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ हर्ट्ज में, टाइम पीरियड सेकंड में होता है। अब यहां से छोटी सी एक कंडीशन और लेते हैं, छोटी सी कंडीशन और लेते हैं। देखो अब आपने क्या काम किया, अब आपने एक काम किया, क्या, दुकान पर गए, दुकानदार को आपने दोनों स्प्रिंग दिखाई है
और दुकानदार से आपने कहा, तुलाराम जी से, तुलाराम जी से आपने कहा, तुलाराम जी देखो एक काम करो, ये दो दो स्प्रिंग के झंझट में नहीं पड़ना मुझे, आप ये दोनों स्प्रिंग तो रखो अपने पास, मुझे तो एक स्प्रिंग दे दो, बस एक स्प्रिंग ऐसी दे दो कि वो अकेली स्प्रिंग इस इन दोनों के बराबर काम करे, जो काम दोनों ये स्प्रिंग मिलके कर रही हैं उसी काम को एक अकेली स्प्रिंग कर दे, ऐसी स्प्रिंग मुझे दे दो। तुलाराम जी का बेटा तूने बड़ी चिंता करी, अभी ले, और उन्होंने एक स्प्रिंग दे दी। उन्होंने कहा कि ले जा, ये दोनों, ये अकेली जो है इन दोनों के बराबर काम करेगी बिल्कुल, तुझे पता भी नहीं चलने का कि दो स्प्रिंग है या एक स्प्रिंग है। ठीक है, उन्होंने एक स्प्रिंग दे दी जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ना K1 ना K2 बल्कि के, एक नई स्प्रिंग दे दी, दोनों स्प्रिंग रख ली अपने पास, नई स्प्रिंग दे दी। तो आप क्या कहोगे, ये जो नई वाली स्प्रिंग है, ये नई वाली स्प्रिंग इन दोनों के इक्वल काम कर रही है, दोनों के जैसा काम कर रही है, तब हम कहेंगे कि ये वाली जो आप जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, दिस स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्वल तो नहीं कहा जा सकता इनको क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, हम कहेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम काम करने वाला। ये वाली ग्रीन वाली स्प्रिंग ने इन दोनों स्प्रिंग के बराबर काम करा, अकेली अकेले ने इन दोनों के बराबर काम करा। ठीक है, तो जब आप सारा का सारा ये वाला सारा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस फाइंड लगाएंगे इसके लिए, इसके लिए किसके लिए, इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए, फॉर इक्विवेलेंट स्प्रिंग। इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए जब आप निकाल कर लाएंगे तो टाइम पीरियड आपका निकल कर आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k, है ना। अच्छा देखना जरा ध्यान से, ये अकेली स्प्रिंग इन दोनों के बराबर है, अकेली स्प्रिंग इन दोनों के बराबर है ना ये, तो जो टाइम पीरियड इस अकेली स्प्रिंग का बराबर क्यों है, ये भाई ये क्यों काम कर रही है, आपने कहा कि मेरा जो टाइम पीरियड टी आ रहा है, एक ऐसी स्प्रिंग दे दो जो अकेली स्प्रिंग से टाइम पीरियड मेरा टी आ जाए इस ब्लॉक एम के साथ में, उन्होंने निकाल के एक स्प्रिंग दे दिया आपकी। तो ये वाला एक सिंगल स्प्रिंग का टाइम पीरियड, और जो पूरे कॉम्बिनेशन से आपको टाइम पीरियड मिल रहा था, दोनों एक ही है ना, ये एक ही है ना सब कुछ। अब जरा ध्यान से देखो, मास भी आपका वही का वही ब्लॉक लगाया आपने, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो जरा अगर इसे कंपेयर करें तो क्या बनेगा, अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें तो क्या बनेगा, कंपेयरिंग k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो यहां से एक नया इक्वेशन निकल कर आई, नया फिनोमेना निकल कर आया कि अगर दो स्प्रिंग्स को आपने एक दूसरे के पैरेलल में लगा लिया, दोनों स्प्रिंग को अगर आपने एक दूसरे के पैरेलल में लगा लिया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कांस्टेंट दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स के सम के इक्वल बन जाएगा। समझे। अच्छा इसको अगर हम समझें किस रूप में, जो हमने पीछे भी डिफाइन करी थी बात, कैसे डिफाइन करी थी हमने, कि एक स्प्रिंग है आपके पास, एक ये वाली स्प्रिंग है, इसकी 1 मीटर लेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी 1 मीटर लेंथ बढ़ाने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी 200 न्यूटन। दूसरी स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग है ये वाली, ठीक है। अब इसकी जो 1 मीटर लेंथ बढ़ाने के लिए, इसकी 1 मीटर लेंथ में आपने इंक्रीज करा, आपको फोर्स लगानी पड़ी 20 न्यूटन। ये हार्ड स्प्रिंग है, ये सॉफ्ट स्प्रिंग है। अब आपने क्या काम करा, आपने काम कर लिया क्या, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, एक हार्ड हार्ड वाली स्प्रिंग और एक सॉफ्ट वाली स्प्रिंग, दोनों को एक साथ आपने क्या कर दिया, दोनों को यहां ला करके आपने जोड़ दिया। अब इसकी अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की लेंथ आप 1 मीटर आप बढ़ाना चाहोगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन की लेंथ अगर आप 1 मीटर आप बढ़ाना चाहते हो, दोनों मिलाकर के इकट्ठी, दोनों को जोड़कर रखा हुआ है आपने, और दोनों के जोड़ में आपने इंक्रीज कितना करा, ये 1 मीटर का इंक्रीज करा। तो सिंपल सी बात है भाई, जो ये वाली स्प्रिंग थी अकेली 200 न्यूटन तो इसी को खींचने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, और 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा दोनों के हल्की वाली को, क्योंकि दोनों को खींचना चाह रहे हो ना आप, तो कुल मिलाकर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, 220 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, ये 200 न्यूटन है 1 मीटर के लिए, तो ये एक्चुअली क्या है K1, ये 20 न्यूटन है 1 मीटर के लिए, ये क्या है K2, और जब आपके पास ये आया तो ये क्या बना, आपके पास बना K1 प्लस K2।
दो स्प्रिंग्स को अगर आपने एक दूसरे के साथ सीरीज पैरेलल में लगा लिया तो कुल मिलाकर इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ जाएंगे दोनों के। क्या? इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक रूप और होता है, एक रूप और है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कैसे? देखो अभी तो हमने क्या कहा, अभी तो हमने ये कहा कि दो स्प्रिंग ये ले ली गई, एक स्प्रिंग ये और दूसरी वाली स्प्रिंग ये, दोनों को यहां पैरेलल में जोड़ दिया और फिर उसके साथ में ब्लॉक लगा दिया। अगर आपका कहीं हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो भी वही की वही बात है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। एक रूप और है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। कैसे है एक रूप और? ध्यान से देखना। एक स्प्रिंग आपने ये लगाई, इस स्प्रिंग के साथ में आपने ब्लॉक अटैच किया और दूसरी स्प्रिंग इसके आगे लगा दी यहां। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां क्या बात है, यहां क्या कंडीशन है? पहले वाले में कंडीशन ये है कि अगर पहले वाली स्प्रिंग खींचेगी तो दूसरी वाली स्प्रिंग भी खींचेगी। समझ रहे हो? पहले वाली कंडीशन में क्या है? पहले वाली कंडीशन में यह है कि एक स्प्रिंग आपने खींची तो दूसरी स्प्रिंग भी क्या हो गई, दूसरी स्प्रिंग भी खींच गई। तो ब्लॉक के ऊपर दोनों की दोनों कहां फोर्स लगा रही हैं? दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, F1 और F2। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अगर आपने इस ब्लॉक को मूव किया, ये दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है, दोनों साइड रिजिड सपोर्ट है, अगर एक तरफ से आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया तो दूसरी तरफ से क्या होगी? दूसरी तरफ से स्प्रिंग, दूसरी वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। अब क्या देखना जरा ध्यान से, ये एक्सटेंड जो हो गई ये वापस खींचने की कोशिश करेगी इसे, F1। लेकिन जो कंप्रेस हो गई है वो कंप्रेस स्प्रिंग खुलने की कोशिश करेगी, खुलने में इसे ये क्या किधर फोर्स लगाएगी? ये भी इधर फोर्स लगाएगी। तो चाहे दोनों स्प्रिंग आप खींच रहे हैं या दोनों में से एक स्प्रिंग खींच रहे हैं, एक स्प्रिंग को दबा रहे हैं, दोनों तरफ दोनों ही कंडीशन में फोर्स क्या है? फोर्स सेम डायरेक्शन में है। तो ये कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन एक जैसे ही हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आएगी बात? भले ही दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट हो, बीच में ब्लॉक लगा दिया जाए, या एक तरफ रिजिड सपोर्ट हो और एक साइड ब्लॉक लगा दिया जाए, दोनों ही ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे हैं? ये दोनों ही कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसी में बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे उसे। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है कब? जब आपकी एक स्प्रिंग ये रही और दूसरी स्प्रिंग क्या करेंगे आप? दूसरी स्प्रिंग इसके आगे लगा देंगे, इसी में जोड़ देंगे, फिर यहां आपने ब्लॉक लटकाया। हाँ जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने दो स्प्रिंग को एक साथ लगा लिया, दो स्प्रिंग को आपने एक साथ लगा दिया, पूरी डेरिवेशन तो मैं नहीं करा रहा आपको, एक सी नहीं, अलग अलग है। K1 है, दूसरे का इसका K2 है, एक हार्ड स्प्रिंग है और एक सॉफ्ट है। जब दो डिफरेंट टाइप की हैं तो नेसेसरीली एक हार्ड होगी और उसमें से एक सॉफ्ट होगी, दोनों एक जैसी नहीं होगी। अगर आप इसे खींचने लगे, अगर आप इसे यहां से खींचने लगे तो हार्ड वाली तो कम खींचेगी और सॉफ्ट वाली जो है वो काफी ज्यादा खींच जाएगी, सॉफ्ट वाली काफी ज्यादा खींच जाएगी। तो इनके एक्सटेंशन इस बार क्या होंगे? इनके एक्सटेंशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, सारी डेरिवेशन करेंगे हम। नहीं, हार्ड वाली भी खींचेगी जरूर, लेकिन वो कम खींचेगी, सॉफ्ट वाली ज्यादा खींच जाएगी। अगर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इससे 100 गुना हार्ड है, तो हो सकता है इतनी कम खींचे कि आपको पता ही नहीं चले खींच रही है। नहीं, खींचेगी जरूर ये भी, खींचेगी जरूर ये भी, कम खींचेगी भले ही। हाँ जी, अब देखना जरा ध्यान से, जब आपने दोनों को, दो स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया था तो आपके पास इक्वेशन बनी थी K इज टू K1 प्लस K2, है ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए। अगर आप सीरीज में लगाने लगे तो बता सकते हो क्या इक्वेशन बनेगी? कोई बता सकता प्रोबेबली क्या इक्वेशन बनने वाली है? सारी रेफ सब कुछ वो वैसे का वैसे ही करेंगे।
1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। ये इक्वेशन आपकी पूरी बन जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है इसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा करके आपका टाइम पीरियड कितना निकल कर आएगा, टी एम, और अपॉन में कितना आएगा 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू। ठीक है, या इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा इसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना बन जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट सर एम। एक बार दोबारा से बताना सर ये। जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई है तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू आया k1 प्लस k2। और जब आप सीरीज में लगाओगे सारा काम वही करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 हो जाएगा। जब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया था तो इक्वेशन आपकी बनी थी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k1 प्लस k2, लेकिन इस बार k1 प्लस k2 की जगह k1 प्लस k2 की जगह आ जाएगा 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, नीचे से एलसीएम ले लीजिए k1 k2, फिर वो k1 k2 ऊपर चला जाएगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी m k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, किसके लिए बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है।